अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। होप सो यू ऑल विल बी गुड। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अस्थमा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अब हम डिस्कस करते हैं अस्थमा। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको जो है रिस्पायरेटरी फेलियर के बारे में बताया था उसी से जो है वो कोरिलेट कर रही है अस्थमा। अस्थमा बेसिकली हमारे पास जो है वो एक रिस्पायरेटरी सिस्टम की ही डिज़ीज़ है। मतलब अगर कोई हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो अस्थमा की कंडीशन आ रही है। अब अस्थमा बेसिकली होता क्या है? अस्थमा हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो है वो सांस लेने में जो है वो दुश्वारी आती है। मतलब हमारे पास क्या होता है कि ब्रेथलेसनेस हो जाती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है। इसके साथ साथ जो है वो चेस्ट टाइटनेस होने लग जाती है और हमारे पास क्या होती है कि जब हमें कफिंग वगैरह होती है उसके साथ हमें जो है वो वीजिंग साउंड मिलती है। मतलब एबनॉर्मल सी साउंड जो है वो हमें साथ साथ मिल रही होती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं हमारे पास ये अस्थमा के पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो है ये अस्थमा हो क्यों रहा होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें स्पैज़म आ जाता है। वो इनवॉलेंटरली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं और वो शॉर्टन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है वो अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। मतलब कि सांस लेने में जो है वो दुश्वारी आ सकती है। सेकेंड कंडीशन अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास म्यूकोज़ा है उसकी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। म्यूकोज़ा की जब स्वेलिंग होती है तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या है कि अस्थमा हो सकता है। थर्ड हमारे पास है कि हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है हमने बात की कि जो है म्यूकोसल स्वेलिंग हो जाती है। अब क्या होती है कि जब म्यूकोजल स्वेलिंग होती है तो हमारे पास क्या होता है कि जो है वो हमारी सिक्रीशंस होती हैं वो भी ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो हमने तीन चीज़ें डिस्कस की जो इसकी काज में आ सकती है। सबसे पहले हमने डिस्कस की कि जो हमारे पास है मसल स्पैज़म हो गया, ठीक है। मसल स्पैज़म होगा तो हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास जो है वो अस्थमा की कंडीशन की तरफ लीड करेगा। सेकंड हमारे पास है कि जब हमारे पास जो है म्यूकोजल स्वेलिंग होगी, ठीक है। म्यूकोजल स्वेलिंग मतलब जो हमारे पास म्यूकोज़ा है, ठीक है, उसकी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होगी तो वो भी हमारे पास अस्थमा की तरफ लीड करेगा। और थर्ड हमारे पास है कि जब हमारी सिक्रीशंस जो हैं, ठीक है, सिक्रीशंस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। जब सिक्रीशन ज़्यादा होंगी तो हमारे पास क्या होगी, हमारे स्पूटम की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब स्पूटम की प्रोडक्शन क्या होगी कि जब हम लोग सांस लेंगे तो उसके साथ हमें क्या होगी कि हमारे वीजिंग साउंड मिलेगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमें जो है वो अस्थमा की तरफ लीड करती हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो है इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं अस्थमा की। कुछ हमारे पास जो है वो अर्ली ऑनसेट होते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो लेट ऑनसेट अस्थमा होते हैं, ठीक है। अब अर्ली ऑनसेट अस्थमा जो हमारे पास होते हैं उसको जो है वो हम लोग एपिसोडिक, एटोपिक और एक्सट्रिंसिक कह रहे होते हैं। अब ये तीन टर्म्स हम जो है वो अर्ली ऑनसेट के लिए क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली एपिसोडिक इसीलिए वजह से कहते हैं कि हमें जो है वक्फे वक्फे से जो हमारे पास जो है वो अस्थमा हो रहा होता है। ये नहीं कि कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, कुछ टाइम के लिए हुआ फिर जो है वो ठीक हो गया फिर से जो है वो हमें होने लग गया, तो ये चीज़ हो रही है। और एक्सट्रिंसिक मतलब कोई बाहर से एलर्जन हमारे पास आया उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो अस्थमा की कंडीशन आ रही है। मतलब कोई इनहेल पार्टिकल्स या किसी को एलर्जी होती है परफ्यूम्स वगैरह से तो उस वजह से जो हमारे पास है ये अस्थमा की कंडीशन आ सकती है। अब अगर हम देखें अर्ली ऑनसेट का मतलब ये है कि हमारे पास ये ज़्यादातर जो है वो चाइल्डहुड में जो है वो हो रहा होता है। चाइल्डहुड में जो है वो हो रहा होता है, चाइल्डहुड में जो है कॉमन है, ठीक है, चाइल्डहुड में कॉमन है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई हमने जो है वो एलर्जन जो है वो हम लोगों ने इनहेल किया, ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अब हम देख रहे हैं कि जब भी हमने कोई एलर्जन जो है वो इनहेल किया, ठीक है, एलर्जन इनहेल किया उससे क्या होता है कि वो हमारे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में आया, ठीक है, नोज़ के थ्रू हमारे पास जो है वो या हमारे पास फेरेंस लेरेंक्स से होता हुआ जो है हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में आया, ठीक है। अब क्या हो गया कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो मीडिएटर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है कि हमारे मीडिएटर्स को जो है वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, मीडिएटर्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जब मीडिएटर्स एक्टिवेट होंगे,
ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करेंगे कि हमारे इन्फ्लेमेशन को जो है वो काज कर देंगे, ठीक है। आईजी एंटीबॉडीज़ जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो एक्टिवेट होंगी, वो हमारे पास क्या करेंगी, इन्फ्लेमेशन का जो है वो प्रोसेस काज कर देंगी। तो बेसिकली अर्ली ऑनसेट में यही होता है कि ये बेसिकली हमारे पास चाइल्डहुड के पेशेंट्स में हो रहा होता है, मतलब जो चाइल्ड हैं ज़्यादातर उनमें हो रहा होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखिए तो यही है कि जब कोई भी हम लोग जो है वो एलर्जन इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, या कोई भी हम लोग जो है वो इन्फ्लेमेटरी हम लोग जो है वो चीज़ें इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो मीडिएटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब मीडिएटर्स कौन से होते हैं, हमारे पास इयोसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, ये हम लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो वो हमारे पास क्या करते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज़ की जो है वो प्रोडक्शन कर देते हैं। जब ये प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमारे पास क्या है कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो काज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एस्थमा की तरफ लीड करती है ये कंडीशन। अब एक चीज़ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, वो ये है कि हमारे पास जो अर्ली एस्थमा है ना, एस्थमा, उसमें हमारे पास जो है वो इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन से, इयोसिनोफिल जो हमारे पास होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ इन अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है लेट ऑनसेट, ठीक है। अब अर्ली में तो हमने बात की कि हमारे पास जो है चाइल्डहुड में, मतलब चिल्ड्रन में ज़्यादातर प्रेजेंट होती है, क्योंकि अर्ली स्टेज की बात की है। लेट में क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, हमारे अडल्ट्स में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है कि हमने ये बात की एपिसोडिक होती है और एक्सट्रिंसिक होती है, लेकिन ये जो हमारे पास है ये क्रोनिक होती है, ठीक है, मतलब मोर देन जो हमारे पास है वो 3 मंथ्स कह लें होती है, ठीक है। और जो हमारे पास है इंट्रिंसिक का मतलब है कि हमारे अपने जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसमें कोई इफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से जो हमारे पास है वो एस्थमा की तरफ जो है वो कंडीशन लीड करती है। अर्ली में तो हमने बात की कि जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन लेट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो है वो आ रहे होते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि वही चीज़ जो हमने स्टार्ट में बताई, इसके काज में एस्थमा के जो हमारे स्मूथ मसल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनमें स्पैज़म आ जाता है, या हमारे पास म्यूकोजल स्वेलिंग हो जाती है, या सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। तो सेम हमारे पास जो है लेट ऑनसेट में भी यही होता है कि हमारे पास क्या होता है कि या तो हमारे पास जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास क्या हो जाती है, स्मूथ मसल्स जो है उनमें क्या आ जाता है, स्पैज़म आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि या तो हमारी सिक्रीशंस जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाती हैं, वो हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास लेट ऑनसेट जो एस्थमा होता है वो काज करती हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो है ना वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसा कि हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास जो है कोलिनर्जिक होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास अल्फ़ा एड्रीनर्जिक और हमारे पास जो है वो बीटा एड्रीनर्जिक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनका फंक्शन देखें ना, इन तीनों का अगर हम फंक्शन देखें तो ये दो जो है, पहले दो, ये दो जो है, ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो करवा देते हैं, ठीक है। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो वो हमारे पास क्या होगा कि जो है वो डिफेक्ट काज करेंगी, लेकिन जो हमारे पास बीटा एड्रीनर्जिक होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं कि वो हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन काज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब हम जो है वो जो हमारे पास एस्थमा है उसकी अगर हम लोग जो है वो पैथोजेनेसिस की बात करें कि एस्थमा होता क्या है, ठीक है, उसका रूट क्या है, तो हम लोग जो है वो अब बताएंगे कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, अब क्या हुआ कि जब भी कोई हमारे पास जो है वो एलर्जिन हमारी बॉडी में आया, ठीक है,
कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। एलर्जिन मतलब जिसको हम जो है वो एंटीजिन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, कोई भी एंटीजन एलर्जन की फॉर्म में हमारी बॉडी में आया, ठीक है, उसने क्या किया कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो एंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो गया, ठीक है। वहाँ पे उसने क्या किया, मीडिएटर्स को स्टिमुलेट कर दिया। वो हमारे पास क्या करते हैं कि जो है वो IgE एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारे अपने सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंटीजन जो होते हैं वो बाहर से आते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। IG एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये हमारे पास क्या है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और वो फिर हमारे पास क्या करती हैं कि अस्थमा काज करती हैं। अब बेसिकली पैथोजेनेसिस में भी दो चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास जो है वो जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो उसके रिजल्ट में हमारे जो है वो एंटीबॉडीज़ तो प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो अर्ली रिस्पॉन्स शो कर देती हैं, कुछ जो है वो लेट रिस्पॉन्स जो है वो शो करती हैं। कुछ जो है वो अर्ली रिस्पॉन्स शो करती हैं, ठीक है, 1 अर्ली रिस्पॉन्स, ठीक है, और कुछ है जो है वो लेट रिस्पॉन्स जो है वो शो कर रही होती हैं। अब जो इमीडिएट रिस्पॉन्स भी हम इसको कह सकते हैं, अर्ली रिस्पॉन्स को। इमीडिएट के मतलब फ़ौरन से जब भी कोई हमारे पास जो है वो एंटीजन आया, उसने जो है वो हमारी एंटीबॉडी ने जो है वो रिस्पॉन्स शो कर दिया। और ये रिस्पॉन्स जो है ये 15 मिनट से हमारे पास जो है वो 1 आवर तक जो है वो रहता है। विद इन 15 मिनट्स जो है वो 1 आवर के लिए ये हो जाते हैं। लेकिन जो लेट रिस्पॉन्स हमारे पास है, ठीक है, लेट रिस्पॉन्स जो हमारे पास है ये टाइम टेकिंग होता है। ये तकरीबन जो हमारे पास है 4 to 6 आवर्स के बाद जो हमारे पास जो है वो ये रिस्पॉन्स आता है। मतलब कोई भी हमारे पास जो है वो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसके 4 to 6 और बाद हमारी एंटीबॉडी ने जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो फाइट और फ्लायर जो मैकेनिज़्म होता है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये दो हमारे पास बेसिकली आ रहे होते हैं मैकेनिज़्म। अब इसके अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखें, क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास अस्थमा है, ठीक है, हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के। जिन पेशेंट में जो है वो अस्थमा होगा, हमें कैसे उनके क्लिनिकल फीचर्स से ही हमें पता लगेगा कि जो है इनको ये अस्थमा है, उनमें कौन कौन से जो है वो सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो हम लोग बेसिकली इसमें क्या है कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो है उसको जो है वो ब्रीथलेसनेस होगी, मतलब सांस लेने में जो है वो दुश्वारी होगी उसको, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि उसको जो है वो कफ अनप्रोडक्टिव जो है वो कफ आएगी। अनप्रोडक्टिव कफ का मतलब यह है कि उसमें स्पूटम नहीं होगा, ठीक है। स्पूटम के ड्राई कफ जिसको हम कहते हैं वो होगी, ठीक है। और इसके साथ जो है वो वीजिंग साउंड आएगी। जब भी कफ होगी एबनॉर्मल सी साउंड भी जो है वो आएगी, जिसे हम जो है वो वीजिंग साउंड जो है वो हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो टेक अपनिया का भी जो है वो एक क्लिनिकल फीचर आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो है ये माइल्ड केसेस जो है ना उनमें आ रहा होता है। माइल्ड केसेस जब हमारे पास होते हैं उनमें ये टेक अपनिया बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी ब्रीथिंग होती है ना वो एबनॉर्मली तौर पे रैपिड हो जाती है। नॉर्मली तौर पे हमारे पास जो ब्रीथिंग होती है वो रैपिड हो जाती है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और सेम यही फिर इसके बाद अगर हम देखें मॉडरेट, अगर देखें कि जब हमारे पास अस्थमा जो है वो मॉडरेट है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है, तो तब हमें क्या होता है कि हमारी जो है वो जो हमें ब्रेथ साउंड्स हमें मिल रही होती हैं, ब्रीथिंग साउंड्स हमें जो होती हैं मिल रही होती हैं, वो एक तो कम हो जाती हैं, ठीक है, वो कम हो जाती हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो जो हमें हाइपर रेजोनेट साउंड मिलती है। जब हम अस्कल्टेशन करते हैं ना तो हाइपर रेजोनेट साउंड जो है वो हमें मिल रही होती है, ठीक है। और सिवियर केसेस अगर हम डिस्कस करें तो सिवियर केसेस में क्या होता है कि एक तो फटीग हमें मिल रही होती है, ठीक है, फटीग पेशेंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। और पल्स, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसके क्लिनिकल फीचर में है वो है पल्स पैराडॉक्सिस। इसमें बेसिकली क्या होता है पल्स पैराडॉक्सिस कि जब हम लोग इन्हेलेशन करते हैं ना तो उसमें हमारा बीपी जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। ड्यूरिंग इन्हेलेशन क्या होता है, बीपी जो है वो
कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद साइनोसिस का भी जो है वो एक कंडीशन आ रही होती है, साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस की कंडीशन। अब साइनोसिस में बेसिकली क्या होता है, अब क्या है कि हमारे पास एस्थमा हो रहा है। हमने पहले ही बात की एस्थमा क्या होती है कि हमारी जो है ब्रीथिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, दुश्वारी होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रही, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपरली तो क्या होता है कि हमारे पास जो साइनोसिस आ जाता है। तो साइनोसिस यही होता है कि हमारी जो स्किन है उसका कलर जो है वो ब्लूइश हो जाता है, स्किन कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो ये इसके थे हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फीचर्स। थैंक यू सो मच।